नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। आज जो अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इंडिया मीट टीवी की टीम पहुंची है नसीब स्कूल में और जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छी शिक्षा और परवरिश कैसे की जाती है ये सब जानेंगे। हमारे साथ नसीब स्कूल की प्रिंसिपल मैडम नसीब है, उनसे सवाल करेंगे। मैडम नमस्कार। मैडम, नए सत्र के शुभारंभ पर आपको बधाई हो। नसीब स्कूल की स्थापना कब से और वर्तमान में कितने बच्चे संचालित है, पढ़ रहे हैं और कौन सी कक्षा तक संचार? नसीब स्कूल की स्थापना सन 2010 में हुई है और वर्तमान में अभी इसमें 549 बच्चे अध्ययनरत है और यह विद्यालय क्लास 1 से लेकर 10 तक संचालित है। मैडम, आपके रिजल्ट की चर्चा पूरे राजस्थान में है, क्या वजह है? राजस्थान में चर्चा होने की वजह सर स्कूल का रिजल्ट और रिजल्ट ही हमें एक अलग दूसरे स्कूलों से अलग बनाता है और चर्चा का विषय बनाता है। मैडम, हमने सुना है कि आप अपने विश्वास से ज्यादातर बच्चों को पहले ही उनका रिजल्ट अनुमानित बता देते हो, ऐसा कैसे संभव होता है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कई लोगों ने इसके बारे में मुझसे बात की है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इसका सिर्फ एक कारण है कि अगर कोई भी काम है वो हम लोग पूरी मेहनत से करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। और इसकी वजह ये है बताने की कि हम बच्चों से, हमारा मैनेजमेंट है, हमारा स्टाफ है और हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। एक दूसरे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ क्लासरूम तक नहीं रखा जाता, उसे ऑफिस तक लाया जाता है, उसके बाद उसका निस्तारण किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले करते हैं और इसी वजह से कि सर मैं बता पाती हूँ कि बच्चों का रिजल्ट क्या रहेगा। अमूमन मेरा ये रहता है कि 15 अगस्त तक जो फर्स्ट मीटिंग मेरी बच्चों के साथ होती है उसमें मैं उनका रिजल्ट है वो बता देती हूँ और उसके बाद 25 दिसंबर को हम लोग उस रिजल्ट में कितना इजाफा हो सकता है वो भी बता देते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी अगर इंसान है अच्छे से मेहनत करेगा और बच्चों को अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करेगा तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके रिजल्ट को कहाँ भी ले जा सकते हैं। मैडम, क्या आप मुझे जून 2024 में आने वाले 10वीं के परीक्षा परिणाम के बारे में बता सकते हो? जी हाँ सर, आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था उसमें हमारे टॉप 10 बॉयज रहे थे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमारे जो टॉप 10 है वो गर्ल्स रहेंगी और इसमें जो 5 स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स हैं वो 90 प्लस 93 टू 98 के बीच की हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं उन बच्चों के नाम भी आपको बता सकती हूँ। मैडम, आप मुझे कोई 2 बच्चों के नाम बताइए जो 95% अंक के आसपास रहेंगे। 95 के से अप रहने वाले बच्चे सर मैं आपको 3 बच्चे बताती हूँ। जिसमें एक बच्ची है चंद्रमुखी, डॉटर ऑफ मिस्टर ओम प्रकाश, जो 9 PhD से आती है। दूसरी बच्ची है सर मुस्कान बिश्नोई जो कि 8 PhD 20 से आती है। और तीसरी बच्ची है सर रावला मंडी की जिसका नाम है निशा, डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद कुमार। और इसी के साथ एक बच्ची और है सर सोनाक्षी। तो इसी तरह से काफ़ी बच्चियां हैं सर जिनका मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है और आप रिजल्ट जब देखेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगी। मैडम, चलो चलते चलते आप मुझे 2025 में आपकी स्कूल का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या आप मुझे बताना पसंद करोगे? और कौन टॉप रहेगा और कितने बच्चों के 90 अंक आएंगे? हाँ सर, डेफिनेटली मैं उनका रिजल्ट बता सकती हूँ और उसका रीज़न ये है कि ये वो बच्चे हैं जो शुरू से मेरे पास है। और आप कहोगे कि मैडम आप लेडीज़ हो तो इसीलिए बार बार प्रमोट कर रहे हो गर्ल्स के लिए, तो ये रिजल्ट भी आपको फिर गर्ल्स देंगी सर, जिसमें 4 बच्चे मैं अभी बता सकती हूँ आपको, जिनकी हालांकि अभी तक फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ नहीं हुई है जो कि 14 अगस्त को होगी। तो उनका नाम बता सकती हूँ, जिसमें अविरल कड़वासरा है सर और उसके साथ है एक बच्ची जो जिया वाली से आती है, गजल है। और इसी के साथ एक बच्ची और है सर, मैं लास्ट रिजल्ट में नाम लेना भूल गई थी, तमन्ना बहादुर, डॉटर ऑफ लेट दयाराम बहादुर। उन्हीं की जो दूसरी बच्ची है तनुजा बहादुर जो कि इस साल टॉप करने वाली है। तो इसी तरह इस साल भी सर जो है लड़कियों का साल है और नेक्स्ट ईयर भी लड़कियों का साल रहेगा। मैडम, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, फिर आप स्कूल 12वीं तक क्यों नहीं चलाते हो? हाँ सर, इसका एक रीज़न है जो कि मेरा पर्सनल रीज़न है कि 10th क्लास तक जहाँ तक संभव है हम लोग जो चाहते हैं बच्चों से, जिस प्रकार का रिजल्ट चाहते हैं हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बच्चे होते हैं। 11th क्लास में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, लेकिन उनकी मेंटेलिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो उस वक्त अपने आप को बच्चा नहीं समझते हैं। और टीचर तभी तक आपको गाइड कर सकता है, पेरेंट्स तभी तक गाइड कर सकते हैं जब तक आप उनकी गाइडेंस के अंदर हैं।
तो मेरा एक पर्सनल थॉट है कि मैं 11th-12th अभी हाल फिलहाल 1-2 साल नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ जिसमें कि मुझे पूरा 100% मैं श्योर नहीं हूँ। और जब बच्चे किसी चीज़ को जो हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं उसको गाइडेंस ना समझकर उसे प्रेशर समझें, उसे बाउंडिंग समझें, तो वो चीज़ें सब मुझसे थोड़ा कम बर्दाश्त होती है। इस वजह से मैं अभी 2 साल तक नहीं लाना चाहती। मैडम, आजकल बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं, इस पर आप क्या राय देना चाहते हो? जी हाँ सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज 2 साल का बच्चा है वो भी मोबाइल एडिक्ट है, और 20 साल का बच्चा तो होना ही होना है। ये एक स्वीट पॉइजन है सर, और मैंने काफ़ी जगह ये चीज़ बताया भी है। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, बच्चों को सबसे पहले मैं मोबाइल से दूर रहने की ही बताती हूँ कि आप मोबाइल से दूर रहिए। लेकिन सर, हमारी बताना और जो मोबाइल की रील्स है, वो बच्चों को रील जो है वो रियल लाइफ से अलग कर रही है। और जिस तरह से बच्चे रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चों का जो माइंड है वो स्क्रॉल हो रहा है। बच्चों का मेडिटेशन नहीं हो रहा है, और बच्चों की जो स्थिरता, आज बच्चा 5 मिनट के अंदर बच्चा अपने आप को डॉक्टर समझता है, 10 मिनट बाद में वो इंजीनियर बन जाता है, 15 मिनट बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और 20 मिनट बाद में वो एक यूट्यूबर बन जाता है। तो ये बच्चा खुद नहीं है, उसके माइंड से मोबाइल खेल रहा है। हमने बच्चों को मोबाइल दिया था खेलने के लिए, और आज मोबाइल खुद हमारे बच्चों से खेल रहा है। तो ये एक स्वीट पॉइजन है, पकड़ाया हमने है। लेकिन अब सभी विषय का, ये चिंता का विषय बन चुका है सभी पेरेंट्स के लिए कि मोबाइल की जो बीमारी है इससे कैसे दूर किया जाए। तो मैं एक बार फिर आप सबको यही बता रही हूँ कि किसी भी तरीके से जितना जल्दी संभव हो सके आप अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर कर दीजिए। बच्चों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैडम, मैंने सुना है कि आपने अपने विद्यालय में बोर्ड कक्षा में ट्यूशन पर बैन कर चुके हो, ऐसा क्यों? जी हाँ सर, मैंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इसका एक रीज़न ये रहा है कि जो ट्यूशन्स है वो बच्चों को सेल्फ स्टडी से दूर ले जाते हैं। बच्चा 6 घंटे स्कूल में स्टडी करता है, घर जाने के बाद 1 घंटा रिलैक्स नहीं हो पाता, उसके बाद वापस बैग उठाकर वो ट्यूशन, उसी स्कूल के टीचर से ट्यूशन करने आता है। तो वही टीचर स्कूल में जब 6 घंटे पढ़ा सकते हैं तो वो 1 घंटे में इतना क्या करवा देंगे। लेकिन वो 1 घंटा बच्चा आने जाने में टाइम वेस्ट करेगा और वहाँ भी स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सर, ट्यूशन्स की ज़रूरत मेरे ख्याल से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को है, जो कि अपने हाथ से लिख नहीं सकते हैं, और उसके बाद बड़ी क्लासेस के बच्चों को कहीं ट्यूशन की ज़रूरत नहीं। एक अच्छा स्कूल है, अच्छा स्टाफ है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो बच्चे को रिजल्ट को कहीं से भी कहीं तक ले जा सकता है। ट्यूशन की मैं पहले दिन से ही विरोधी रही हूँ, और लास्ट ईयर तो मैंने इस पर बहुत बड़े कदम उठाए हैं कि मैंने ट्यूशन को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। मेरे स्कूल में वही बच्चा एडमिशन लेगा बोर्ड क्लासेस में जो कि ट्यूशन्स नहीं करेगा। हम एक्स्ट्रा क्लास करवाएंगे, जहाँ बच्चे की कमजोरी हम खुद दूर करेंगे, बस केवल बच्चा रेगुलर स्कूल आए। मैडम, गत वर्ष में कक्षा 10 में हिंदी विषय में आपके विद्यालय से 5 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसका आप किसको क्रेडिट या श्रेय देना चाहते हो? जी हाँ सर, जो 5 बच्चे थे वो राज्य स्तर पे सम्मानित हुए थे हमारे। इसका श्रेय तो मैं जो विषय अध्यापक है उन्हें ही दूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई। अमूमन इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं उसके लिए एक धारणा बनी होती है पेरेंट्स की, सभी लोगों की धारणा है कि बच्चे हिंदी में डाउन होते हैं, बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। तो ये जो रिजल्ट आया है, जो 10th क्लास में 5 बच्चे इंग्लिश मीडियम के और एक कस्बे के बच्चे जो कि राज्य स्तर पे सम्मानित हुए हैं, इसने इस धारणा को तोड़ दिया है कि अगर इंसान चाहे, अगर स्टाफ चाहे, अगर मैनेजमेंट सही गाइडलाइन दे, तो सर किसी भी विषय के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हिंदी में आए हैं तो देखिए, मेरा आप ही की तरह मैं भी धन्यवाद करती हूँ हमारे हिंदी के जो कक्षा अध्यापक है उनका धन्यवाद करती हूँ, विषय अध्यापक का, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और उनका दावा है कि इस बार भी शायद 3 या 4 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। मैडम, नवोदय में भी आपका डंका बजता है, क्या अलग से तैयारी करवाई जाती है? सर, नवोदय के अंदर अब तक मेरे स्कूल से 60 के आसपास बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। 5th, 8th और रिसेंटली 11th में भी एडमिशन लिया है बच्चियों ने। तो इसमें सर किसी प्रकार की अलग से हम लोग कोचिंग नहीं करवाते, हम लोग उनका बेस सर पहले दिन से ही तैयार करते हैं। और 5th क्लास में ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं स्कूल टाइम के बाद में, लेकिन विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उस चीज़ का। और उनका बेस इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बच्चों का सिलेक्शन श्योर होता है। जो बच्चा अच्छे से स्टडी करेगा, मेहनत करेगा, उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा।
मैडम, क्या आप सभी बच्चों को उनके नाम, पिता का नाम, वह कहाँ से आता है, व्यक्तिगत तौर पर जानते हो? हाँ सर, ये मेरी एक विशेषता रही है और मुझे प्राउड फील होता है कि कुछ पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि मैडम जी हमारा बच्चा है, तो उसी दिन मुझे पता रह जाता है कि ये बच्चा कहाँ से आता है, ये दादाजी हैं या पापा हैं, ये कौन सी क्लास में है, क्या नाम है। हाँ, इसे मैं अपनी विशेषता मानती हूँ। शायद ये विशेषता इस वजह से भी है कि मैं बच्चों के दिल से जुड़ी हूँ, बच्चों से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हूँ। तो लगभग 98% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं उनके घर, परिवार और क्लास और उनके नाम से जानती हूँ। 2% बच्चे वो होते हैं जो कि शायद 1 या 2 साल बाद में स्कूल चेंज कर लेते हैं, तो उनमें हो सकता है मिस्टेक, पर संभव नहीं है। मैडम, कभी कभी क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि नसीब स्कूल को सीकर में होना चाहिए था? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीकर भी एक टाइम एक छोटा कस्बा था, वहाँ भी मेहनत की गई, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी है, स्कोप हुए हैं, वो नीट, IIT, इन जो फाउंडेशन कोर्स है उनके लिए जाना जाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से नसीब स्कूल अपनी लगन से, दृढ़ संकल्प से, अपनी मेहनत से और पेरेंट्स हैं उनके सहयोग से, उनके एक जो विश्वास है उनका हम पे, उस विश्वास पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। और जो सीकर है, वो जो रास्ता रावला से होकर सीकर जा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में वो सीकर से बच्चे यू टर्न होकर रावला से आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो रावला के बच्चे हों, सीकर के बच्चे भी एक दिन आपको इसी कस्बे में, हम आपको पढ़ते हुए, इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर रहते हुए आपको बताऊंगी, और शायद ऐसा समय आएगा और हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक बार वापस। मैडम, किशोरावस्था बच्चों को आप क्या परामर्श देना चाहोगे? सर, टीन एज के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा यही परामर्श है, कुछ उनके पेरेंट्स के लिए है और कुछ बच्चों के लिए है, कि आज के वक्त के अंदर जो मार्क्स हैं चाहे कम आ जाएं, कोई मैटर नहीं करता सर। मेन मैटर करता है कि आपका बच्चा आपका कहना कितना मानता है। अगर आपका बच्चा आपका कहना मानता है तो आप अपने बच्चे को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में ले जा सकते हैं, बशर्ते वो थोड़ी सी मेहनत करें। फर्स्ट तो मैं ये, सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि टीन एज के बच्चों में बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही है। आज से 5 साल का जो अंतर आया है उसमें बच्चों में बहुत जल्दी बच्चे ग्रो अप कर रहे हैं, और इसका रीज़न सिर्फ मेन मैं मोबाइल को मानती हूँ। पेरेंट्स भी हैं थोड़े अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, उन्हें भी हर बच्चा, देखिए गोल्ड चाहिए, ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड बनाया जा सकता है, उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए पेशेंस लगता है, तो वो चीज़ें होनी ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि टीनेज के बच्चे हैं वो मोबाइल से दूर होकर स्टडी पे ध्यान दें और मार्क्स को एक हवा ना बनाएं, सिर्फ रेगुलर स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडी करते रहें, मेहनत करते रहें, और एक दिन जो वो चाहते हैं वो उन्हें लाइफ में जरूर मिलेगा। मैडम, 2018 में आपके परिवार के साथ बहुत बड़ा कार हादसा हुआ था, आपने बहुत कुछ खोया है, कैसे आपने आपको संभाल पाया है? सर, 2018 25 अगस्त को जो एक, हम इसे ब्लैक डे मान सकते हैं, जो कि मेरी लाइफ में आया, नहीं आना चाहिए था, वो किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए था। उसमें मैंने बहुत कुछ खो दिया, इतना कुछ खोया है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ उसके बारे में। उससे निकलना मेरे लिए उतना ही मुश्किल था जितना हर इंसान के लिए होता है। अपना बच्चा खो देना, अपना अंग खो देना, शायद इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इन सबको मैं एक साइड में रखूँ, सब कुछ खत्म होने के बाद, पेड़ पूर्णतः कटने के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति थी कि वापस उसमें पत्ते आए हैं, वापस उसके अंदर कलियां लगी है और वापस उसके अंदर फल आए हैं। तो इन सब के अंदर उस कटे हुए पेड़ में जो पानी देने का काम किया था वो सर मेरे हस्बैंड ने किया था, जिन्होंने मुझे कभी डाउन होने ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि यू आर ए आयरन लेडी, और जो आयरन होता है सर उसको चोट नहीं लगती। तो फर्स्ट था जो सबसे बड़ा सहयोग मेरे हस्बैंड का था। और ये तो मैं क्या सर, जो मुझे लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो सब जानते हैं कि अगर मुझे उनका सहयोग नहीं रहता, उनका सपोर्ट नहीं रहता, अगर वो मुझे नहीं कोशिश करते मुझे यहाँ तक वापस लाने की, क्योंकि उनका एक सपना था शुरू से कि उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक चेयर पे देखना चाहता हूँ,
लेकिन उन्होंने मुझे एक बार ये कहा कि मैं आपको व्हील चेयर पे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं वापस उसी चेयर पे देखना चाहता हूँ जिस चेयर पे 25 अगस्त 2018 को आप बैठे थे और 25 अगस्त 2018 को आपने सब जो बच्चे हैं उन सबको आपने मोटिवेट किया था। मैं वापस उसी चेयर पे देखना चाहता हूँ। सेकंड जो मुझे सपोर्ट किया था, सारे फैमिली मेंबर्स थे, सबने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन सेकंड जो मेरा सपोर्ट रहा था वो मेरा रहा था दीदी का और मेरे जीजा जी का। अगर जीजा जी नहीं चाहते तो दीदी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर 2 साल तक मुझे बहुत एक बच्चे की तरह मेरी परवरिश की। तीसरा सपोर्ट रहा सर पेरेंट्स का, क्योंकि वो ऐसा टाइम था, एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे, अगस्त का टाइम था, प्रॉपर स्कूल स्टार्ट हो रहे थे और आप जानते हो हम भी इसी दुनिया में रहते हैं कि सर जब एक इस तरह की बड़ी संस्था होती है और उसमें इतना बड़ा जब हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है, तो आप देखिए कि आसपास का माहौल कैसा बनता है। लेकिन पेरेंट्स ने हर तरफ से सहयोग किया, पेरेंट्स ने विश्वास दिखाया और 1 साल 2018 से लेकर 2019 तक किसी पेरेंट्स ने ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या है, क्योंकि उन्हें ये था, वो उस दिन का वेट कर रहे थे कि कब नसीब मैडम आएंगे, कब नसीब मैडम उस चेयर पे बैठेंगे। और जिस दिन मैडम उस चेयर पे बैठ गए उस दिन हमारे बच्चे वापस मैडम के हाथों में हैं। तो पब्लिक ने, पेरेंट्स ने बहुत सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, मैंने कभी नहीं बताया, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी उस वक्त भी मेरे स्कूल के प्रेयर टाइम के अंदर वीडियो कॉल हुआ करती थी और बच्चे उस वक्त मुझे गुड मॉर्निंग विश करते थे और हर दिन बच्चे हर स्टाफ से पूछते कि नसीब मैडम कब आएंगे। तो बस उनके मुझे बुलाने की जो एक ललक थी कि नसीब मैडम कब आएंगे, तो उस चीज़ के अंदर मैं अपना सब कुछ भूल गई सर और वापस से मैंने यहाँ पे स्टैंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।